डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स, अभी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं जिसमें नीट और AIPMT के क्वेश्चंस 1D से जो आए थे, 1 डायमेंशनल मोशन से जो आए थे वो मैं पढ़ा चुका हूं। 45 क्वेश्चन टोटल थे, जिनमें से 30 क्वेश्चंस मैंने करे थे और 15 क्वेश्चंस एज ए होमवर्क आपको दिए थे। 1D से पहले एक चैप्टर है आपका, दैट इज़ फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। उसके अंतर्गत डायमेंशन फार्मूलाज, एरर, ये सब मैंने आपको पढ़ाई है। अब उन पर नीट और AIPMT में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। मतलब इसमें मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो नीट और AIPMT में आए हुए हैं, और मैं लाइन वाइज उन क्वेश्चनों को लिखते हुए भी जाऊँगा कि कौन सा क्वेश्चन था। मैं सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 करवाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 2017 में आ चुका है। कौन सी ईयर में आया है? 2017 में, शायद साइड स्क्रीन पर आ गया हो। उसमें क्या क्वेश्चन दिया? अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ C कैपिटल G एंड E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज। अब उन्होंने क्या कहा हुआ है कि आपको अल्टीमेटली लेंथ का फार्मूला चाहिए। क्वेश्चन को समझना है, किसका फार्मूला चाहिए? लेंथ का फार्मूला। पर किसकी टर्मिनोलॉजी में? उन्होंने कहा आपको C यूज कर सकते। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। कैपिटल G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और क्या यूज कर सकते हो? E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं जो आपको उधर दिख रहे होंगे। अब कैसे हम लेंथ को लाएं इस चीज़ों चारों से, तीनों से? थोड़ा सा सोचा जाए कि हर एक का डायमेंशन फार्मूला देख लें हम। करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, परंतु मैं यहाँ सिंपल सी बात करता हूँ। पहले इसके डायमेंशन फार्मूले की बात करता हूँ कि इसका क्या होगा, कैपिटल G का क्या होगा, C का क्या होगा। जो अगर हम 11th क्लास की बात करें तो हम तो ऐसे कर सकते हैं कि L इक्वल टू जो C है, C का डायमेंशन फार्मूला कितना होता है वो लिख लें, L T टू द पावर -1 और होल टू द पावर A। फिर कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका डायमेंशन फॉर्म लिखा। तो नहीं याद आए तो आपको कैपिटल G का कैसे निकाल सकते हो? F इक्वल टू आपने पढ़ा था G m1 इंटू m2 मतलब m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से G बराबर कितना होता है आपका? F r स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? m स्क्वायर। F का डायमेंशन फार्मूला m l t टू द पावर -2 इंटू एल स्क्वायर अपॉन कितना आएगा आपका? m स्क्वायर। एक m कट जाएगा तो कितना आएगा? m की पावर -1 l क्यूब t की पावर -2। ये किसका डायमेंशन फार्मूला है? G का। उस पूरे की पावर क्या लगा दो आप? B लगा दो। साथ में अब आपको किसका डायमेंशन फार्मूला चाहिए? थर्ड टर्म का, E अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो अगर देखा जाए तो एफ आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है आपका? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये डायमेंशन फार्मूला एफ आर स्क्वायर से मैच करेगा। एफ मतलब फोर्स, फोर्स का होता है एम एल टी टू द पावर -2 इंटू आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। तो ये डायमेंशन फार्मूला कितना हो जाएगा? एम एल क्यूब टी की पावर -2। इस प्रकार से इस पूरे की पावर क्या दे दें? C। ये मैं पूरा जो कर रहा हूँ वो 11th क्लास बेसिस पर आपको करके दिखा रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव पे बहुत शॉर्ट में होना चाहिए। कोई बात नहीं, अभी हम कॉम्पिटिटिव की बात ही नहीं कर रहे, अभी हम 11th में एंट्री लिए इसलिए 11th के हिसाब से बात करेंगे। इधर m की पावर कितनी है? 0, l की पावर कितनी? 1 और t की पावर कितनी है? 0। यहाँ सबसे पहले m की पावर देखें, इधर यहाँ कितनी है? -b, यहाँ कितनी है? +c। L की पावर यहाँ कितनी है? A, यहाँ कितनी है? +3b और यहाँ कितनी है? +3c। ओके। T की पावर कितनी है? -a, यहाँ कितनी है? -2b, यहाँ कितनी है? -2c। अब आपको कंपेयर करना है, यहाँ से कंपेयर करना है m की पावर को इसलिए पावर से, मतलब -b + c बराबर 0 है। इसका मतलब कितना हो गया? C इक्वल टू कितना है आपका? B है। C और B की वैल्यू क्या है? सेम है, भले वो 1 हो, हाफ हो, जो भी हो, आपस में इक्वल है। ये चीज़ हमको मिल गई।
अब यहाँ से ध्यान से देखें क्या दिया हुआ है, a प्लस 3b और ये 3c है, पर c को मैं b लिखूंगा क्योंकि मेरे को यहाँ से अधिकार मिल चुका। अभी मैं पहली बार लिख देता हूँ प्लस 3c इक्वल टू कितना है 1, तो a प्लस 3b प्लस 3b क्योंकि c को हम b लिख सकते हैं इक्वल टू कितना हो गया 1, तो a प्लस 6b इक्वल टू कितना आ गया 1। अब यहाँ आए माइनस a माइनस 2b माइनस क्या है आपका 2c माइनस 2c लिख दिया इक्वल टू कितना है उधर से 0, तो माइनस a माइनस 2b माइनस 2 और c की जगह क्या लिख सकते हैं b इक्वल टू 0 हो गया, तो माइनस a माइनस 4b इक्वल टू कितना आ गया आपका 0। आप अगर चाहो तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल कर यहाँ रख दें हम, तो a बराबर कितना आ जाएगा, अगर देखा जाए तो इसको इधर ले आए हम तो कितना आ जाएगा, देखिए माइनस तो पूरा कैंसिल हो गया, a प्लस 4b इक्वल टू कितना हो गया आपका 0, तो a बराबर कितना आया माइनस 4b, ये यहाँ उठा के माइनस 4b रख दो आप, तो कितना बचेगा माइनस 4b प्लस 6b इक्वल टू 1। कब ये वैल्यू यहाँ रखी तो, है ना। अब कितना बचेगा आपका 2b इक्वल टू 1, तो b बराबर कितना हो जाएगा 1/2, b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/2। इसी प्रकार अब b की वैल्यू निकाल चुके हो तो आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, c की, क्योंकि c की वैल्यू भी कितनी होगी आपकी, b की वैल्यू 1/2 आ गई, c की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपकी 1/2। इज इट क्लियर। अब आपके पास b और c है तो आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, a की। चलिए b की वैल्यू यहाँ रखता हूँ 1/2, आप ध्यान से देखो b की वैल्यू 1/2 रखूँगा तो 2 से ये 3 क्या हो जाएगा आपका, 2 से 6 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो कितना बचेगा 3, तो a प्लस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से इस इक्वेशन से ध्यान से देखें a प्लस 6b था और b की वैल्यू कितनी है हाफ, तो 6 इंटू कितना आया हाफ इक्वल टू कितना आ गया 1, तो a प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया 1, तो a बराबर कितना हो गया आपका -2, a बराबर कितना हो गया आपका -2। तो आपको अगर लेंथ का डायमेंशन फार्मूला चाहिए तो l किस रूप में लिखा जा सकता है, l इक्वल टू c की पावर a है, a की मतलब 1/c² लिखो, क्या लिखो आप 1/c², क्योंकि आपको क्या कहा गया है -2 मतलब नीचे ले जाना है। फिर पूरा क्या कहा हुआ है, किस किस की पावर, इन दोनों की पावर कितनी कही है हाफ, तो सीधे सीधे लिख दीजिए g(e² अपान 4πε0 होल टू द पावर हाफ। इसमें का कोई ऑप्शन आपके पास है क्या, मुझे तो दिखाई दे रहा है, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या है करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, सेकंड क्वेश्चन कौन से ईयर में आया हुआ है, AIPMT में 2015 में आया है, 2015 में आया। उन्होंने क्या कहा है, if energy E, velocity V and time T are chosen as the fundamental quantity, the dimension formula for surface tension will be। तो किसका डायमेंशन फार्मूला चाहिए, सरफेस टेंशन का चाहिए। ओके, किसकी टर्मिनोलॉजी में, एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम। तो एनर्जी की पावर a लिख लो, वेलोसिटी की b लिख लो और टाइम की क्या लिख लो c इक्वल टू एक कोई कांस्टेंट k करके लिख लो। एक तरीका ये होता है आप लोगों के पास, ओके जैसे पहले वाला क्वेश्चन करा था। अब हमको इन सबके डायमेंशन फॉर्मूले याद होना चाहिए। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन क्या होता है आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सरफेस टेंशन होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। ये लिक्विड के केस में होता है, हम देखेंगे उसको बाद में। के ये तो कांस्टेंट हटाओ। ई एनर्जी का होता है ml² t की पावर -2, पूरे की पावर क्या है बेटा a। वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला कितना होगा, l t टू दी पावर -1, पूरे की पावर कितनी b, और टाइम की पावर कितनी है c। अब यहाँ पर देखें फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है ml t टू दी पावर -2, कट जाएगा तो m l की पावर 0 और t की पावर कितनी आ जाएगी -2, और m की पावर वास्तव में यहाँ क्या है 1। k से कोई लेना देना नहीं, तो हम अगर कंपैरिजन करेंगे तो क्या करेंगे, m की पावर यहाँ कितनी है a, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, हटाओ। l की पावर यहाँ 2b है, 2a है, यहाँ l की पावर कितनी है प्लस का है b और यहाँ l की है नहीं। t की पावर यहाँ कितनी है -2a है, यहाँ t की पावर कितनी है -b है, और यहाँ t की पावर कितनी है
प्लस सी है। अगर हम इनको मैच करें तो यहाँ a बराबर कितना आ गया 1, a बराबर 1, क्योंकि यहाँ m की पावर a है, यहाँ m की पावर 1 है, तो मैच कर लिया पावर से पावर को। यहाँ कितना है, अगली स्टेप क्या दे रहा है वो 2a प्लस बी इक्वल टू क्या लिखना है 0। तो यहाँ b बराबर कितना आया -2a। अब a की वैल्यू 1 है तो b बराबर कितना जाएगा -2 × 1 बराबर कितना जाएगा -2। b की वैल्यू आ गई। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, c की। तो इस इक्वेशन में आप -2a -b प्लस सी इक्वल टू कितना आना चाहिए -2। पावर से पावर को मैच करना, t की पावर को t की पावर से मैच करना है। a की वैल्यू 1 है तो -2 × 1 माइनस b की वैल्यू कितनी है -2 प्लस c इक्वल टू कितना है -2। देखेंगे तो ये -2 + 2 + c इक्वल टू -2, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। c बराबर कितना आ गया -2। तो a b c तीनों की वैल्यूज आपके पास आ चुकी है और इनको रख दीजिए तो आपको डायमेंशन सरफेस टेंशन का फार्मूला बन जाएगा। किसकी टर्मिनोलॉजी में, इनकी। तो सरफेस टेंशन इक्वल टू कोई कांस्टेंट होगा, मेरे को उससे लेना देना नहीं है। एनर्जी, तो एनर्जी की पावर a मतलब 1, वेलोसिटी की पावर कितनी है b बराबर मतलब -2, और टाइम की पावर कितनी है c मतलब बोले तो c का वैल्यू कितनी है -2। इसमें का आप आंसर देखें, चारों आंसर में से कौन सा आंसर मैच कर रहा है। मेरा ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, e v⁻² t⁻²। तो इसके लिए मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन मैंने पहला जो वीडियो बनाया था उसमें भी करवाया है। अब फिर हमारे पास अगला टॉपिक है द डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। अब अपने को किसका डायमेंशन फार्मूला लाना है, क्रिटिकल वेलोसिटी का। कौन सी वेलोसिटी का, क्रिटिकल वेलोसिटी का। वही कर लो कांस्टेंट के, और किसकी टर्मिनोलॉजी में कहा है। मैं कौन सा क्वेश्चन नंबर पे आ चुका हूँ, 3rd क्वेश्चन नंबर पे। किस टर्मिनोलॉजी में कह रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसकी पावर x मानी उन्होंने, डेंसिटी की पावर क्या मान ली y, और रेडियस की पावर क्या मानी z। अभी मैं आपको बता दूं कि क्रिटिकल वेलोसिटी का जिसको फार्मूला आता है वो डायरेक्ट लिख सकता है, पर मेरे को नहीं आता। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि मेरे को क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला नहीं आता। ये लिक्विड के अंदर जब हम आपको पढ़ाएंगे, फ्लूइड फ्लो पढ़ाएंगे, उसमें स्टोक्स लॉ पढ़ाएंगे। स्टोक्स लॉ में हम आपको क्रिटिकल वेलोसिटी भी पढ़ाएंगे। चलिए अभी तो हम नाम याद रखें, क्रिटिकल वेलोसिटी। अब ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इससे आप अपना रिश्ता जोड़ लो। क्रिटिकल, ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है 5 बार इस 40 क्वेश्चनों में, 5 से 6 क्वेश्चनों में ईटा आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका डायमेंशन फार्मूला होता है m l⁻⁻⁻1 t⁻⁻1। याद रखना पड़ेगा, मैंने पहले भी करवाया है। रो क्या है, डेंसिटी का होता है m l⁻⁻3। r क्या है, रेडियस है, तो रेडियस का डायमेंशन फार्मूला होता है l। r का डायमेंशन फार्मूला कितना होगा l। बस कर लीजिए। वेलोसिटी का तो l t⁻⁻1 इक्वल टू ईटा की जगह लिखेंगे m l⁻⁻1 t⁻⁻1। पूरे की पावर क्या कह रहा है x। डेंसिटी की जगह क्या लिखेंगे m l⁻3 होल टू द पावर y। फिर क्या कहा उन्होंने, रेडियस की जगह क्या लिखेंगे l, और होल टू द पावर क्या लिखेंगे z। यहाँ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में पूछा जाता है। जैसे कि क्रिटिकल वेलोसिटी को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी और रेडियस की टर्मिनोलॉजी में फार्मूला पूछ रहे हैं, तो हमको जिन्होंने डायमेंशन फार्मूले का मेरा पहला वीडियो देखा हुआ है उनको ये समझ में आएंगे। जिन्होंने डायमेंशन फार्मूले का फर्स्ट वीडियो हमारा नहीं देखा है, फर्स्ट और सेकंड 2 वीडियो बने मेरे डायमेंशन फार्मूले के, और सेकंड वाला खास है जिसमें ये टेक्निक सिखाई है मैंने आपको, वहाँ से आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ से देखें, इधर m की पावर कितनी है, कुछ नहीं, मतलब 0 है। तो यहाँ m की पावर कितनी आ रही है, m की पावर x, यहाँ m की पावर y, यहाँ है ही नहीं। चलो l की पावर -1 × x -x, यहाँ l की पावर -3 × y, तो -3y, और l की पावर कितनी हो जाएगी, z भी होगी, है ना, क्योंकि l की पावर यहाँ है। t की पावर यहाँ कितनी है, -x,
यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं। ओके, इधर हम कंपेयर कर ले, m की पावर यहाँ 0 है, l की 1 है, t की पावर -1 है। बस कंपैरिजन का ज़माना है। यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया आपका 0, या -x माइनस 3y प्लस z इक्वल टू कितना आएगा आपका इक्वल टू 1 आएगा। ओके, फिर यहाँ कितना आएगा -x इक्वल टू -1। कंपेयर करो, t की पावर -x है, यहाँ t की पावर कितनी है 1 है, कंपेयर कर लो। तो माइनस से माइनस कट गया, x इक्वल टू 1 आ गया। चलो अब x इक्वल टू 1 आया है, वो यहाँ रखो और उसको इधर लाओ। 1 प्लस वाई इक्वल टू क्या है 0, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका -1। चलो y भी आ गया, x भी आ गया, तो बस यहाँ रख दो y और x। माइनस x की वैल्यू कितनी है 1, -3 y की वैल्यू कितनी है -1 प्लस z नहीं पता, गंदी बात। -1 और माइनस, देखिए ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 3 प्लस कितना आया z इक्वल टू 1, तो यहाँ क्या बचेगा +2 और +2 इधर आएगा तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 -2, क्योंकि +2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा -1। z इक्वल टू कितना आ गया -1। बस ये वैल्यूज आपको यहाँ पर रखनी है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी के फॉर्मूले में कोई कांस्टेंट है, मैं कांस्टेंट को नहीं जानता और बताना भी नहीं चाहता, हटाओ। हमारे पास ईटा की पावर x, तो ईटा की पावर x कितना आया था हमारा 1, तो मतलब इसकी 1 आएगी। फिर क्या आएगा आपका डेंसिटी की पावर y की वैल्यू कितनी है -1। ओके, और फिर क्या है रेडियस की पावर z की वैल्यू कितनी है -1। तो ये आपका आ गया, मतलब आपकी 1 -1 और -1 आना चाहिए। तो 4 ऑप्शन देखिए, 1 -1 और -1 कहाँ मिल रहा, पहले ऑप्शन में मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए, उसमें आपको पावर मिलेगी 1 -1 -1। ओके, और जिनको ये फार्मूला आता है वो समझ सकते हैं कि कैसे आया होगा ये। चलिए ठीक है, ओके, हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें हम कौन से क्वेश्चन तक पहुँच चुके हैं, 3rd क्वेश्चन तक। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन आएगा, अब 4th क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन से हैं, डायमेंशन फार्मूले में अधिकांश क्वेश्चन एक जैसे ट्रिक के चलते हैं। और अगर आपने 1-2 क्वेश्चन मेरे दूसरे वीडियो नंबर 2 को स्टडी करें आप, तो आपको ये क्वेश्चंस करते बनेंगे, अगर आपने 2 स्टडी किया है तो। 3rd वाला देखें, ये 4th क्वेश्चन नंबर। अब ये 4th वाला क्वेश्चन नंबर भी मैंने उस वीडियो में भी करवाया है। If force F, velocity v and time t are taken as fundamental units, then the dimension of mass, मतलब मास का डायमेंशन फार्मूला लाना है इन टर्मिनोलॉजी ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स, वेलोसिटी, टाइम। मान लो इसकी पावर a, इसकी b, इसकी c, हमेशा की तरह, और एक क्या मान लो कांस्टेंट। स्टार्ट हो जाओ अपना गणित ज्ञान करना। ठीक है, मास है, लेंथ है नहीं, टाइम है नहीं, तो m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0, ये LHS हो गया, इधर कांस्टेंट लगाया। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला m l t टू द पावर -1 होल टू द पावर a, वेलोसिटी का l t टू द पावर -1 होल टू द पावर b, टाइम का t होल टू द पावर c। बस स्टार्ट कर दें आप, k को तो मारो गोली, फिर भी लिखो m की पावर कितनी है a, हटाओ है ही नहीं यहाँ से वहाँ तक, l की पावर कितनी है a, यहाँ कितनी है b, गुड। t की पावर कितनी है माइनस है, यहाँ कितनी है -b, यहाँ कितनी है +c। ओके, इधर भी तो एक बार झाँक लो, m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0। बार बार मुंह इधर करूँ उससे कोई मतलब नहीं, आप इधर कंसंट्रेट करें ना। तो ये क्या होगा, a की वैल्यू कितनी हो गई 1, चलो बधाई हो, पहली वैल्यू आ गई आपकी। अब यहाँ क्या लिखा है, a + b = 0, किससे कंपेयर करोगे, इसको इससे कंपेयर करोगे। अब a की वैल्यू 1 निकाल चुके हो, तो 1 + b = कितना आ गया 0, तो b बराबर कितना आया, b बराबर आया -1 आ गया, b बराबर -1। चलो ठीक है, -a - b + c = 0। तो चलो -a की वैल्यू 1, -b की वैल्यू कितनी है -1 + c = क्या आ रहा है आपका 0। अब -1 इसको काटो, देखो ये इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका -1 + 1 + c = 0। काटो इन दोनों को, c बराबर कितना आ गया आपका 0। तो आपका डायमेंशन फार्मूले में क्या आ जाएगा आपका, c की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ गई, और c किसकी पावर थी t की।
यहाँ हमारे चारों ऑप्शंस नहीं मैच कर रहे हैं। एक बार हम देख लें, ये किसी चारों ऑप्शन में t की पावर 0 नहीं आई, तो ऐसा कैसे हो गया? देखा जाए कहीं हमने कोई मिस्टेक करी है क्या? एक बार हम मिस्टेक को ढूंढते हैं। ये हमारे चारों ऑप्शन में से नहीं मिल रहा। ओके, फोर्स का ml t⁻⁻1 नहीं होता है, गुप्ता जी ने गलत लिखा, t⁻⁻2 होना था। अब यहाँ पर कितना आ जाता है ये आपका, एक सेकंड, यहाँ आ जाता है ये आपका -2 है। कितना हो जाता है ये यहाँ पर -2 है, और ये कि -2 आ जाता तो यहाँ पर आपको उसके कारण यहाँ कितना आ जाता, 2 आ जाता, और फिर यहाँ पर -2 आता, तो यहाँ पर क्या हो जाता, एक बार देख ले हम लोग। यहाँ -2 आने से कितना बचता, -1 + c = 0, तो c बराबर कितना आ जाता आपका, 1 आ जाता। बस अब c बराबर 1 जो है आप इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, जो कहा जा रहा है m का, f⁴a की वैल्यू 1, फिर वेलोसिटी की पावर कितनी आनी थी, b की पावर कितनी है, -1, टाइम की पावर कितनी आनी थी, 1 -1 और 1 वाला ऑप्शन ढूंढते हैं। 1 -1 और 1, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए। क्या ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, डी। आप देखिए, ध्यान से देखिए, हम लोग भी आपके सामने कर रहे हैं, जो एरर भी हो रही है वो आपके सामने हो रही है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करें। एक भी डायमेंशन फार्मूला गलत लिखा तो दिक्कत हो जाती है। फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो उसके हिसाब से क्या होना था, ml t⁻ कितना आना था, -2। कोई बात नहीं, होती है, गुप्ता जी से भी मिस्टेक होती है, ऐसा थोड़ी है हमको सब कुछ गलतियाँ नहीं होगी, पर मैं इसमें एडिटिंग कहीं करना पसंद नहीं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। मैं चाहूँ तो इस वीडियो में इसको डिलीट कर सकता हूँ, पर नहीं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, p = a³ b² c × d। अब उन्होंने कहा है कि a b c d में जो परसेंटेज एरर है, a में कितने % एरर है, a में है 1% एरर हो रही है। अच्छा, b में कितने % है, 2% है, c में कितने % है, 3% है, और d में कितने % एरर है, 4%। इसको तो मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको करना पहले भी सिखा चुका हूँ, जिन्होंने एरर वाला मेरा वीडियो देखा। ये पावर कहाँ जाती है, आगे, तो परसेंटेज एरर इन p निकालना है अपने को। निकालना है क्या क्वेश्चन में, परसेंटेज एरर इन p। उधर क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ आ रहा होगा आपका, है ना, तो परसेंटेज एरर इन p निकालना है, तो 3 × परसेंटेज एरर इन a, क्योंकि a की पावर आगे चली जाएगी, प्लस b की पावर कितनी, 2, तो 2 इंटू क्या लिखोगे, परसेंटेज एरर इन b, प्लस माइनस नहीं होता है ना एरर में कभी, c की पावर कितनी है, 1, तो 1 × परसेंटेज एरर इन c, प्लस d की पावर कितनी है, 1, परसेंटेज एरर इन d। अब ध्यान से देखें, 3 × a में परसेंटेज एरर कितनी है, 1%, ओके, प्लस 2 × b में परसेंटेज एरर कितनी है, 2%, प्लस 1 × परसेंटेज एरर इन c कितना है आपका, 3%, प्लस 1 × परसेंटेज एरर इन d कितना है, 4। अब आप देख लें, 3 + 4 + 3 + 4, तो कितना हो जाएगा, 3 + 4 7 7 7 7 14। तो टोटल कितने परसेंटेज एरर हो गई p में, 14%। कितने % एरर होगी, 14%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर जाएगा। कितने %, 14% एरर। ओके, इजी क्वेश्चन है, रफ करें इसे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आप किस पे जाते हैं, अपन 6 पे जाते हैं। किस पे जाएंगे, 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ। उन्होंने डायमेंशन फार्मूला किसका पूछा है, μ0 ε0 होल टू दी पावर -12। थोड़ा सा हमारे को 12th का नॉलेज काम देता है। 12th में सिखाते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट का फार्मूला, वो होता है 1/√μ
म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये वही लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे से ऊपर ले जाते तो पावर माइनस की हो जाती है, रूट होना मतलब पावर हाफ होना, तो ये वास्तव में किसका फॉर्मूला है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो वेलोसिटी ना, कोई किसी की भी वेलोसिटी हो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है? एल टी टू द पावर -1। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या मैच करेगा? सी, एल टी टू द पावर -1। कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ये कौन सी ईयर में पूछा हुआ है इन्होंने? AIPMT 2012 में आया हुआ है। तो आप क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन टफ नहीं है, थोड़ा सा आपको क्या कहना चाहिए, माइंड में पेशेंस रखना है, कंटिन्यूटी रखनी है, और अगर आप कंटिन्यूटी से आराम से करेंगे तो सभी क्वेश्चंस आपको समझ में भी आएंगे। ओके, मेरी चौक खत्म हो गई, कोई बात नहीं, चौक दूसरी ले लेते हैं। फिर आपसे पूछा हुआ है द डायमेंशन फार्मूला ऑफ, क्वेश्चन नंबर कौन से बात कर रहे हैं हम? 7th पे आ गए, गुड। 7वें क्वेश्चन पर 7वां क्वेश्चन कहता है डायमेंशन फार्मूला ऑफ किसका निकालना है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। एक्चुअली अगर आप फिर 12th की बात पर ध्यान करें, कुछ क्वेश्चंस 12th से भी बनते हैं, क्योंकि आप ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो नीट की या AIPMT की 12th के बाद देते हो, तो डायमेंशन फार्मूला में कुछ फॉर्मूले 12th के इन्वॉल्व होने लगते हैं। ये फार्मूला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ोगे आप, क्या पढ़ोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वाले केसेस की बात करोगे, तो ये एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम का फार्मूला। सीधी सीधी समझे आप डायमेंशन फार्मूला इसका कहा, तो हम ना तो हाफ का देखेंगे ना एप्सिलॉन नॉट का देखेंगे ना तो ई, यहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एनर्जी नहीं है ये, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, हम इन पे बात नहीं कर रहे हैं। ये फार्मूला किसका? मुझे ये पता है, ये फार्मूला है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का। तो बस एक और फार्मूला जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का होता है वो होता है हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ऐसा करके आता है। ये भी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का है, ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, तो इन दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले सेम होंगे। ये क्या है? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है, ये भी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है। तो आप तो एनर्जी का जानते हो, ml स्क्वायर टी टू द पावर -2, और वॉल्यूम का होता है एल क्यूब। इस x को काटो, नीचे एक l बचेगा, तो ml टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। ये डायमेंशन फार्मूला जहाँ मिल जाए वो आपका सही है, और मेरे ख्याल से आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। इज इट क्लियर? यहाँ पर E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, पर दोनों फार्मूले कहीं के हैं? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम के हैं। इसे रफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को यहीं खत्म हो गया। बहुत सिंपल सा डायमेंशन फार्मूला आ गया। अगर हमको फार्मूला याद है तो, फार्मूले ही नहीं पढ़ोगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिजिक्स थोड़ी हो रहा है फिर। हाँ, एक उन्होंने नीचे अपने को क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है, तो 8 में 4 क्वांटिटी दे रखी है और पूछते हैं कि ये किसके डायमेंशन फार्मूले हो सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर ऐसा दिया हुआ है कि m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। और मैं ऑप्शन नंबर a, b, c और d, मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ, d से। इन्होंने फोर्स के लिए बोला कि a की वैल्यू 0 होगी, b की वैल्यू -1 होगी, c की वैल्यू -2 होगी। हो ही नहीं सकता, क्योंकि फोर्स के डायमेंशन फार्मूले में, किसके डायमेंशन फार्मूले में? m l t टू द पावर -2 आता, तो m तो आता है, और ये तो m 0 करने का कह रहा है, पॉसिबल नहीं। चलिए दूसरा उन्होंने बोला एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन का सबको याद होगा ना, l t टू द पावर -2। ओके, तो ये क्या कह रहे हैं कि a = 1 होगा। अरे भैया, एक्सेलरेशन में मास आता ही नहीं है, a = 1 होना मतलब मास आना, तो मास तो आता ही नहीं एक्सेलरेशन, मतलब ये भी गलत, ये भी गलत। इसके बाद आते हैं वेलोसिटी पर। इन्होंने क्या दिया है? वेलोसिटी। मैं हो के उल्टा चला हूँ क्योंकि आप समझ पाए थोड़ा सा, क्योंकि आंसर तो पहले वाला था, और अगर मैं पहले वाला कर देता तो आंसर मैच कर जाता, फिर 3 पे हम डिस्कशन नहीं करते, इसलिए मैंने उसको अपोजिट वे में चला। वेलोसिटी में भी उन्होंने क्या दिया? a = 1, b = 0 और c = -1।
अरे भैया यहाँ पर देखो मास होता नहीं, जबकि ये मास लाने के लिए वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L⁻⁻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 ⁻
उन्होंने। तो प्रेशर का जो डायमेंशन फार्मूला है उससे मैच कर रहा है। देखो आप कैसे, A इक्वल टू 1, B इक्वल टू -1 और C इक्वल टू -2। अगर हम प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला देखें तो m L टू दी पावर -1 T टू दी पावर -2 होता है। मैंने पढ़ाया है प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला, आप चेक करें। तो यहाँ 1 m की पावर कुछ नहीं लिखी, मतलब 1 है, m की पावर 1, L की पावर -1, T की पावर -2। तो ये मैच कर रहा है प्रेशर की वैल्यू से। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी ऑप्शंस हमारे गलत थे। क्यों गलत थे वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस करे। ओके, इसी प्रकार अब हम धीरे धीरे हमारी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 की ओर अटैक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 AIPMT 2008 में आ चुका है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशंस। किस किस का डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। 5 दिए हुए हैं और फिर नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो पहला दिया हुआ है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या होता है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। और एनर्जी अपॉन वॉल्यूम अभी आपने निकाला था m L की पावर -1 T की पावर -2, क्योंकि एनर्जी का होता है m L स्क्वायर T की पावर -2, नीचे से L क्यूब से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा आपका। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है उन्होंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है, m0 L0 T0। ठीक है, ये पहला था आपका, ये दूसरा था। तीसरा क्या दे रखा था उन्होंने अपने को, तीसरी फिजिकल क्वांटिटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसको कहते हैं, के को। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वास्तव में फोर्स का रेशो है आपस में, या इलेक्ट्रिक फील्ड का ये प्योर रेशो है। तो इसका भी डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, m0 L0 T0। फिर क्या है, यंग्स मॉडुलस। चौथे नंबर पे क्या है आपका, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस को y से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इसका तो डायमेंशन फार्मूला होता नहीं है स्ट्रेन का। अब किसका होगा, ऊपर जो लिखी है स्ट्रेस उसका, और स्ट्रेस देखी जाए तो प्रेशर जैसी मिलती जुलती दिख रही है मुझे। तो कितना आ जाएगा आपका, m L की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, -1 T की पावर -2। इज इट क्लियर, ठीक है। और अगर हम फिर फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ वाला क्या दिया, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ये भी बहुत ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत बार आता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूले में कहाँ से आता है, हमने कहीं पे 10th क्लास में पढ़ा था, एक फोर्स किस पे, करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लगाती है। कितनी लगाती है, I/B/L sin थीटा, याद आ रहा है, इससे पकड़ेंगे हम। तो यहाँ से sin थीटा का तो डायमेंशन होता नहीं है, B का निकालना है तो I और L को कहाँ ले जाना है, नीचे। तो B बराबर क्या लिख सकता हूँ, F/IL। और B का डायमेंशन, F का डायमेंशन फार्मूला कितना होता है, mL T टू दी पावर -2। और करंट का कितना होता है, A लिख दो या I लिख दो, और L का तो L। फिर से देख लें, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला mL T टू दी पावर -2, और I और L का यहाँ लिख दिया, L से L कट गया तो mL0 T की पावर -2 A की पावर -1। ये B का डायमेंशन फार्मूला हो गया। अब क्या कह रहा है वो, किन किन का सेम है। तो देखने में मुझे इन दो का सेम दिख रहा है, सेकंड और थर्ड का। तो सेकंड और थर्ड की कहीं जोड़ी दी नहीं उन्होंने। ओके, फिर किसका सेम दिख रहा है मुझको, अगर देखा जाए फर्स्ट और फोर्थ का, तो फर्स्ट और फोर्थ का ऑप्शन है कहीं पे, यस, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें वो क्या कह रहा है, फर्स्ट और फोर्थ का सेम डायमेंशन है। तो यस, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जिसमें फर्स्ट और फोर्थ का डायमेंशन फार्मूला क्या है, सेम है। तो अब देखिए, आपको एनर्जी डेंसिटी वर्ड समझ में आना चाहिए। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये यंग्स मॉडुलस है। यंग्स मॉडुलस क्या होता है,
स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन का मैंने डायमेंशन फार्मूला बताया होता नहीं है, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, वही प्रेशर वाला डायमेंशन फार्मूला यहाँ आ जाता है। मतलब आप ध्यान रखें, यंग्स मॉडुलस का जो डायमेंशन फार्मूला है वो स्ट्रेस का भी है, वही प्रेशर का भी है, और वही एनर्जी डेंसिटी का भी है। चलो धीरे धीरे हमारी गाड़ी को आगे ले चलते हैं हम लोग। बहुत स्लो चला रहा हूँ, ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा हूँ। फिर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, ये 2008 की AIPMT का क्वेश्चन है। इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%, देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है पहले वो बात कर लें हम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r³। अब इसमें तो मेजरमेंट में एरर होगी नहीं, केवल r में ही होगी, और r में कितने परसेंट बताइए, 2%। तो परसेंटेज एरर इन v इक्वल टू, ये पावर कहाँ जाती है, आगे सिखाया था अभी, 3 इंटू परसेंटेज एरर इन r। ओके, 3 इंटू r में कितने परसेंट एरर हुई है आपकी, r में कितने परसेंट एरर हुई, 2%। क्वेश्चन में कहा हुआ है कितने परसेंट है, 2%, 2%, तो कितना हो जाएगा आपका ये 6%। तो टोटल परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम कितनी होगी, 6%। ये कौन सा क्वेश्चन था मेरा, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 10th, जो कि कंप्लीट हो गया। कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ अभी मेरा, 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं किस पर जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 11 पर। धीरे धीरे देखो गाड़ी 10 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर चुकी है, 10 क्वेश्चन पर हम पहुंच गए। अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला जो हमको कहीं हार्ड लग रहा हो कि नहीं यार बहुत टफनेस थी इन क्वेश्चनों में। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें टफनेस लगेगी, और धीरे धीरे तो ये क्वेश्चन और ईजी हो जाएंगे आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इन टर्म ऑफ डायमेंशंस ऑफ मास m, लेंथ l, ऑफ टाइम t एंड करंट I वुड बी। मतलब सीधे सीधे उन्होंने डायमेंशन ऑफ क्या पूछा है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन कैसे निकालते भैया, V/I करके, और V को क्या लिखते हैं, नहीं याद आए तो W बाई क्या लिख दो, Q। पढ़ा है ना, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और I को I। अब वर्क का तो मेरे को पता है m l² t की पावर -2, और ये जो Q होता है उसका डायमेंशन फार्मूला, Q का डायमेंशन फार्मूला ध्यान से समझ लें, Q बराबर होता है करंट इंटू टाइम। क्या होता है, करंट इंटू टाइम। तो मैं क्या लिखूंगा, करंट इंटू टाइम, और पहले से एक I था तो I इसके नीचे हो गया, तो I इसके नीचे ऊपर जाकर कितना आ जाएगा, m l² t की पावर -2, और एक पहले से t था तो t की पावर अब नीचे से आने के बाद कितनी हो जाएगी, -3, और I की पावर कितनी हो जाएगी, -2। तो ये डायमेंशन फार्मूला अगर कहीं दिख रहा है तो दैट्स राइट, और मेरे ख्याल से ये डायमेंशन फार्मूला आपको ऑप्शन नंबर D में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। अब देखते चलिए, बहुत इजी है, 12 वाला भी AIPMT 2006 में आया था। AIPMT को समझ जाइए कि आप नीट कहते हो, ये मान के चल लो। AIPMT को आजकल आप क्या कहते हो, नीट कहते हो। वेलोसिटी v इक्वल टू AT प्लस B बाय T प्लस C। तो बोलते हैं कि A B C के डायमेंशंस क्या होंगे, और नीचे उन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं। ध्यान से समझें, यहाँ पर पहली बात किसके डायमेंशन निकालना, A B और C का डायमेंशंस निकालना है। मैं पूरा 11th के हिसाब से करता हूँ, वैसे तो अगर मैं देखूंगा तो मेरे को कॉम्पिटिटिव के हिसाब से पता चल गया कि C का डायमेंशन T के बराबर होना चाहिए। मैं पहले ऑप्शन देखूंगा तो ऑप्शन में मेरे को एक ही बार में समझ पड़ जाएगा कि मेरा ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। बाकी हम देखूंगा अभी, मैं B और A भी निकालूंगा भी नहीं तो भी मेरा आंसर मेरे को मिल रहा है। ठीक है, फिर से यहाँ से देखो, ये T में कुछ जुड़ रहा है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यह कहता है कि टाइम में टाइम ही ऐड हो सकता है। तो जो C का डायमेंशन फार्मूला है वो होगा T के बराबर। ओके ठीक, अब ध्यान से देखें, अब यहाँ पर कुछ है और नीचे टाइम और वेलोसिटी आ रही है। तो वेलोसिटी किसके अपन क्या लिखते हैं, ऊपर और नीचे क्या लिखते हैं, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो नीचे टाइम है तो ऊपर क्या है, B क्या है, मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो B का डायमेंशन फार्मूला किसके बराबर होगा, L के बराबर। अब यहाँ से देखें, वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, AT
आप ध्यान से समझे, वेलोसिटी बराबर होता है एक्सेलरेशन इनटू टाइम। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कैसे पढ़ा हुआ है, एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू बाई टी। अब u तो आप मान लो कई केसेस में इनिशियली 0 होता है, तो अब a इंटू टी बराबर कितना था v, मतलब ये यहाँ पर a कांस्टेंट जो है वो एक्सेलरेशन का रोल कर रहा है, तो a का डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर होगा, l t टू द पावर -2 के बराबर होगा। तो आपके पास a b c के डायमेंशंस लिख दिए हैं और ये सभी मैच किससे कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए से। तो आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है वो क्या है, सही है 12th क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद चलते हैं। बढ़िया, धीरे धीरे आप देखते चलिए, बहुत इजी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 13, स्पीड तेज तो हो रही हो तो आप थोड़ा सा डबल से देखें वीडियोस को, क्योंकि क्वेश्चन इजी है तो अपने आप गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है। रोड अच्छा होता है तो गाड़ी आ ही जाती है स्पीड में। द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओहो, रेशियो ऑफ प्लांक कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं यहाँ पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो आप करंट समझोगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आई लिख देता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, देखिए प्लांक कांस्टेंट में आपको बता दूं, आपको एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू पढ़ाया है। प्लांक कांस्टेंट पे भी डायमेंशन फॉर्मूले कई बार पूछे गए हैं। आप इसी क्वेश्चन की सीरीज में देखोगे 45 क्वेश्चन में 2 से 3 बार प्लांक कांस्टेंट आया हुआ है, तो थोड़ी तैयारी कर लें। फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, 1/t। फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, 1 टाइम पीरियड। t इक्वल टू ई, तो प्लांक कांस्टेंट बराबर कितना हो जाएगा, एनर्जी इंटू टाइम। एनर्जी इंटू टाइम, टी को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो प्लांक कांस्टेंट बराबर होता है एनर्जी इंटू टाइम। और वैसे भी प्लांक कांस्टेंट की यूनिट भी जिस बच्चे को याद है, जूल सेकंड। क्या होती है, जूल सेकंड। तो जूल सेकंड से भी प्लांक कांस्टेंट याद रहता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होता है एम आर स्क्वायर। एम मास होता है और आर क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट गोल घूमता है तो उससे एक्सिस से दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसको कहते हैं आर। बस अब डायमेंशन फार्मूला रखिए। ई का डायमेंशन फार्मूला कितना है एनर्जी का, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये एनर्जी का हो गया। टाइम का टी, ओके, एम है यहाँ पर तो ये एम लिख दिया। ये आर है दूरी, डिस्टेंस, तो उसका क्या कर दिया एल स्क्वायर। मारो, एम से एम मरा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर मरा। ये टी इस टी पावर -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो टी की पावर कितनी आ गई, -1। टी की पावर -1 किसका डायमेंशन फार्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का। किसका होता है, फ्रीक्वेंसी का, या एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हो आप, दोनों एक ही वर्ड है। तो फ्रीक्वेंसी का आप मैच कर लो, आपका ऑप्शन नंबर में ए मैच कर जाएगा। उन्होंने क्या पूछा था, प्लांक कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशो का जो डायमेंशन फार्मूला वो किस फिजिकल क्वांटिटी से मैच कर रहा है, तो इन दोनों का रेशियो निकाला, उसका डायमेंशन फार्मूला टी टू द पावर -1 आया। और टी टू द पावर -1 किसका डायमेंशन फार्मूला है, फ्रीक्वेंसी का। तो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से और इजी आते हैं, ऐसा कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलिए गाड़ी को और आगे बढ़ाते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था मेरा अभी, अरे यार मैं क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाता हूँ। ये कौन सा था मेरा, 13 था, जो कि खत्म हो चुका है। अब मैं किस क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, 14th क्वेश्चन की ओर। चलो भैया गुप्ता जी, धीरे धीरे क्या है, हम आपको ये चीज़ आपके दिमाग में बिठाना चाहते हैं कि नीट हो, AIPMT हो या JEE मेंस हो, एडवांस की बात थोड़ी सी अलग है, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, परंतु इन एग्ज़ामों को आप टफ बना देते हो, आप टफ मान लेते हो। कारण क्या है, हम जब 11th में आते हैं तो हवा में आ जाते हैं, क्योंकि 10th में हमारे 90+ % बन चुके होते हैं, 85% बन चुके होते हैं। पेरेंट्स ये समझने लगते हैं कि हमारा बच्चा 85% वाला है, 90% वाला है, इंटेलिजेंट है। नो डाउट आप इंटेलिजेंट हो, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हमको 11th में हवा में आना है, क्योंकि 11th का कोर्स 10th के कोर्स से 5 गुना ज़्यादा है। और 5 टाइम्स कह रहा हूँ, मेरे को तो हर बुक 10 टाइम्स ज़्यादा दिखती है, और फिर उसके अनुसार 10 गुना मेहनत भी होनी चाहिए, परंतु हम 10th से मेहनत यहाँ आधी कर देते हैं और कोर्स 10 टाइम्स हो जाता है, तो हम बहुत बैक में चले जाते हैं। यही एक मजबूरी है और यही एक वीक पॉइंट है। अगर हम हमारी पढ़ाई को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दें, थोड़ा सा क्या मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग करें, तो कवर हो जाएगी इजीली। अदरवाइज टफ नहीं है, हमने अपने आप को फ्री कर रखा है, हमने उसको डुबाया ही नहीं अपने आप को। और कोई बात नहीं, चलिए हम क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर जाते हैं, दैट विल बी द 14th क्वेश्चन। बातों बातों में हो जाएगा। उन्होंने क्या पूछा हुआ, डायमेंशन फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
करवाया है यार कैपिटल जी का डायमेंशन फार्मूला, अभी भी करवाया था थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में, नहीं करवाया था एक बार और करवा देते आपको ऐसा लग रहा होता। कैसे आएगा, F इक्वल टू कैपिटल जी m1 इंटू m2 मतलब m स्क्वायर अपान r स्क्वायर, दोनों मास मैंने इक्वल ले लिए ना m1 m2, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से कैपिटल जी का निकालना है तो कैपिटल जी बराबर कितना होता है एफ आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, अरे बस एफ का कितना होता है एम एल टी टू दी पावर -2, आर का कितना होता है एल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा एम स्क्वायर, एक एम कट जाएगा तो एम की पावर कितनी आ जाएगी -1, एल की पावर 3, टी की पावर -2, मिला लो आपका। ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है आपका, एल की पावर -3, ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है फर्स्ट ए उससे मैच कर रहा है। आ गया आपका डायमेंशन फार्मूला, कोई टफ नहीं था। चलिए एक और करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। देखिए बातों बातों में होने वाले क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सभी क्वेश्चन आपको साइड में दिखा रहे हैं हम कब पूछा गया है। द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज, उन्होंने किसकी यूनिट पूछी है, इसकी यूनिट पूछी है, डायमेंशन नहीं पूछा, यूनिट पूछी है। ये कहाँ देखा था, इसको बोलते परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इसको कहाँ देखा था, पहली बार तो हमने यहाँ देखा था सर, कहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ घूमते हुए Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के फॉर्मूले में। तो आप एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा 1/f हो जाएगा, 4 पाई f Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये भी कूलाम तो ऊपर हो गया कूलाम स्क्वायर, ये क्या हो गया ये मीटर स्क्वायर, तो कूलाम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर नीचे स्क्वायर में, और पर न्यूटन, तो कूलाम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। आप कहीं पे पढ़ो कूलाम स्क्वायर और अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिखा हो सकता है, ऐसा भी आपको मिल सकता है, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, एक ही बात है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये मेरा 15 था, नंबर लिखना भूल जाता हूँ मैं बार बार। क्वेश्चन नंबर 15 खत्म हो गया मेरा। अब हम किस पे चलें, 16 पर चलते हैं। पहले लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 16, तो गड़बड़ी नहीं होगी मेरे से। ओके 16, अब वो 16 में क्या पूछा हुआ है कि जो प्लांक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, किसकी वैल्यू, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई है। अब भाई सीधी सीधी बात है कि उन्होंने यूनिट्स क्या लिखी हुई है, पहले तो यूनिट पे जा लो, जूल सेकंड 2 जगह लिखा हुआ है, ओके, और जूल सेकंड के साथ साथ आप याद रखें कि इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34, किसकी, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू। ये जो प्लांक कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34, और यूनिट तो याद है ना आपको जूल सेकंड। आप देख लो उन्होंने आपसे केवल क्या पूछी, वैल्यू पूछ ली, कौन सी ईयर में, AIPMT 2002 में। आप पूछते हैं कि प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला किससे मैच करता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, चलो 16 रफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला होता क्या, पहले अपन उसकी बात कर लें। एनर्जी इनटू टाइम, एनर्जी इनटू टाइम क्या हो जाता है आपका mL² t की पावर -1, ये डायमेंशन फार्मूला होता है प्लांक कांस्टेंट का। अब ये किससे मिल रहा है, लीनियर मोमेंटम से नहीं, लीनियर मोमेंटम का होता है mL t टू दी पावर -1, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम, यस, एंगुलर मोमेंटम किसको कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम L बराबर होता है R इंटू लीनियर मोमेंटम P, तो R मतलब दूरी, दूरी का L, और लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है m, और वेलोसिटी का L t टू दी पावर -1। तो अब डायमेंशन फार्मूला मिलाओ तो m L² t टू दी पावर -1। ऐसा नहीं सर L से L काट दिया, ये L उसका सिंबल है बेटा, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और यहाँ ये डायमेंशन फार्मूले का है। तो अगर आप एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला देखोगे और प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला देखोगे तो क्या आएगा, सेम आएगा। किसका किसका, एंगुलर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट का। नहीं समझ में आ रहा, फिर से एक बार समझो। ये लिखा है प्लांक कांस्टेंट, एनर्जी इनटू टाइम, तो एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला
एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 जो वर्क का होता है, इनटू क्या लिखना है आपको, टाइम। इससे इसको काटा तो कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -1। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला आ रहा है, प्लांक कांस्टेंट का, याद रखना पड़ेगा भैया आपको, है ना। फिर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम किसको कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम एल बराबर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लीनियर मोमेंटम के प्रोडक्ट को। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा एल, क्या होगा, एल, और लीनियर मोमेंटम का होता है एम एल टी टू दी पावर -1। आप इस एल को इस एल से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -। ये दोनों डायमेंशन मैच कर रहे हैं, मतलब प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है आपका, इक्वल होता है। चलिए ये 17 तो हो गया। अब अपन किस पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। धीरे धीरे आप देखते चलिए। 18 ये 2000 AIPMT का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या हुआ है, अ पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द सेम डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा है। पहला दिया फोर्स एंड टॉर्क। अरे भैया फोर्स एंड टॉर्क का डायमेंशन फार्मूला सेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि टॉर्क बराबर होता है R क्रॉस F, मतलब F के डायमेंशन में L बढ़ेगा, लंबाई का L बढ़ेगा, क्योंकि ये R मतलब दूरी है। ठीक है, हटाओ, मतलब ये आपस में सेम हो ही नहीं सकते। हाँ, टॉर्क का जो डायमेंशन फार्मूला होता है, टॉर्क का वर्क के बराबर होता है, एनर्जी के बराबर होता है, क्योंकि तीनों के डायमेंशन फार्मूले निकालोगे, टॉर्क का, वर्क का, एनर्जी का, तो सेम मिलेगा। परंतु फोर्स और टॉर्क नहीं होते। बी क्या दिया हुआ है उन्होंने, वर्क एंड एनर्जी। तो ये तो मैं पहले लिख चुका हूँ कि वर्क और एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, सेम। तो इससे क्या हो गया, हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। तब हम ऑप्शन सी पे जा ही नहीं रहे हैं, कोई मतलब नहीं है हमारा सी और डी का। और अगर आप चाहो तो देख लेना कि सी में क्या लिखा है, डी में क्या लिखा, उनके ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। हाँ, डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स 19 क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन फार्मूला, किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये फिर 12th का फार्मूला आ गया, आपका सर का टेंशन बढ़ाएगा, सर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो मैं कह दूंगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस। किसी सरफेस से गुजरने वाली, वैसी नॉर्मली गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस की संख्या को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। परंतु अभी हम फार्मूले को देखें। मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई इक्वल टू होता है बी डी एस, बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब उन्होंने इसका डायमेंशन फार्मूला पूछा फाई का, तो हमको बी का आना चाहिए और डी एस मतलब एरिया, डी एस मतलब एरिया, एरिया का तो मेरे को पता है एल स्क्वायर। अब बी का आना चाहिए, बी का नहीं याद आया तो फिर भगते चलो। एफ इक्वल टू क्या पढ़ाया था, आई बी एल साइन थीटा, याद आ रहा है। तो यहाँ से b का कितना हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का तो होता नहीं है ना, कितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनका होता नहीं, क्योंकि वो परपेंडिकुलर अपन बेस है, तो बेस अपन हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस अपन बेस है, सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसे होते हैं, लेंथ अपन लेंथ ही है। तो साइन कॉस का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है। तो b का कितना हो जाएगा, f अपॉन आई एल। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता, एम एल, इसके एम एल टी टू दी पावर -2, करेंट का आई या ए जो भी चाहें, और एल का एल, एल से एल कट गया तो ये किसका आ गया, एम एल तो था ही नहीं, एल की पावर 0 और टी की पावर -2 और आई की पावर -1। तो इस एल को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 आई की पावर -1। ये डायमेंशन फार्मूला ढूंढो, मिल रहा है आपको, हाँ मुझे तो मिल गया, ये मेरे को फर्स्ट पे ही मिल गया। हाँ, ये अवश्य ध्यान रखें कि यहाँ उन्होंने कैपिटल ए यूज़ करा, करेंट के लिए कैपिटल ए भी डायमेंशन फार्मूले में यूज़ करते हैं, आई भी कर लेते हैं। मैंने जैसे यहाँ आई यूज़ कर लिया, उन्होंने आंसर्स में क्या यूज़ किया, कैपिटल ए यूज़ किया, तो आप उसको थोड़ा सा नोटिस कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्या दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। द फोर्स एफ ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर मूविंग इन अ मीडियम विथ अ वेलोसिटी v इज गिवन बाय 6 पाई ईटा आर वी।
द डायमेंशंस ऑफ ईटा। ये स्टोक्स का फोर्स पढ़ाया है। जब भी कोई 6 पाई ईटा आर वी कोई भी लिक्विड के अंदर कोई स्फेरिकल बॉल डुबाते हैं तो जब वो जाती है नीचे तो उस पर एक ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है मोशन के विरोध में। तो वो कितना लगता है 6 पाई ईटा आर वी। और इस ईटा को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मैं पहली बार भी बोल चुका हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फार्मूला कई बार आ चुका है, पूछा जा चुका है। और इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है m l⁻⁻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 ⁻
-1 t⁻⁻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 ⁻
जाइए कि इसका डायमेंशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कई बार पूछा जा चुका है। इस प्रकार से हम टोटल 20 डायमेंशन क्वेश्चंस कर चुके हैं AIPMT के। तो आपको इजी लग रहे होंगे, कर सकते हैं आप लोग। तो मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें, उसमें और इस चैप्टर के मैं क्वेश्चंस और करवाऊंगा जो जेई और नीट में आए हुए हैं। अभी पहला मेरा टारगेट है, मैं नीट के करवा रहा हूँ, AIPMT के करवा रहा हूँ, और नीट और AIPMT का मेरा वीडियो सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तब मैं जेई मेंस की वीडियो सीरीज लेकर आऊँगा, जिसमें जेई मेंस में पूछे हुए 20 साल के क्वेश्चनों को करवा के दिखाऊंगा। क्वेश्चंस टफ नहीं है, हाँ हमारे फार्मूलों का स्टॉक होना चाहिए, इसलिए मेरे पहले के स्टार्टिंग के वीडियोस को 2-2, 3-3, 4-4 बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू। ओके, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को इन वीडियोस के बारे में बताएं, और मैं हर एक को कहूँगा कि एक बार देखने से नहीं आएगा 11th वाले बच्चों को। हाँ, अगर 12th वाला है, 12th वाले ने 11th पढ़ी हुई है, तो वो एक बार देखेगा तो उसको बहुत कुछ समझ में आएगा। और 11th वाला पहली बार देख ले और उसको सब कुछ समझ में आ जाए, वो इतना ईजी नहीं होता है। तो वंस अगेन आई होप सो दैट कि आप इस पर मेहनत करेंगे। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। ओके, बेस्ट ऑफ लक।